हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीएस अनिल। मेरे CSEE स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर 7 है बिजनेस एनवायरनमेंट। जो आपका पार्ट बी है इस पेपर का, उसका नाम भी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये चैप्टर भी क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब जो भी एक बिजनेस के आसपास होने वाली चीजें, मतलब बिजनेस के अंदर भी हो सकती है, बिजनेस के बाहर भी हो सकती है। कोई भी ऐसे फैक्टर जिसका अफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ रहा है, इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव, बट उसका अफेक्ट है कुछ ना कुछ। तो दैट इज नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट इन शॉर्ट। आगे बात करते हैं। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट। जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा इंपैक्ट हो। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो उसका इंपैक्ट इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे पड़ता है। गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी आपके बिजनेस को अफेक्ट करने के लिए तो नहीं बनाई, लेकिन उसका अफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ सकता है, राइट? जैसे जीएसटी जब आया तो आपके रेवेन्यूज अफेक्ट हुए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुई तो उससे बिजनेसेस अफेक्ट हुए, है ना? जैसे डिजिटलाइजेशन हुई, मतलब ऑनलाइन की तरफ मूव होना शुरू हो गया सब कुछ, तो उससे बिजनेस अफेक्ट हुए। सो इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल एस्पेक्ट दैट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन हाउ अ फर्म ऑपरेट एंड परफॉर्म इट्स फंक्शंस। ठीक है, एक कोई भी फर्म कैसे अपने बिजनेस को, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले जो भी फोर्सेस, फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस है, वो सब के सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ठीक है जी, चलो नाउ कंपोनेंट क्या क्या आएंगे? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने बात करी। विद इन द कंपनीज कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, कल्चर और ऑपरेशनल प्रोसेस। जो कंट्रोल, इंटरनल जब हम वर्ड यूज करते हैं तो यानी कि विद इन द कंट्रोल होने वाली चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर है और कंट्रोल में है, ठीक है ना? एक्सटर्नल में बियॉन्ड कंपनीज कंट्रोल, इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, लीगल फ्रेमवर्क या सोशो कल्चरल ट्रेंड्स या कंपटीशन। सोशल कल्चरल ट्रेंड मतलब जो आसपास ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जो सोसाइटी चेंज हो रही है, जो कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सब क्या है? हमारे लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स है और वो बियॉन्ड योर कंट्रोल है, वो हो रहे हैं बस, और जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आ रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज फर्दर, अगर हम बात करें तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में डिवाइडेड है। मैक्रो जब हम पढ़ते हैं तो जनरल फोर्सेस अफेक्टिंग ऑल द बिजनेस। कोई ऐसे जनरल फैक्टर, जैसे बिजनेस साइकिल्स होती है, बिजनेस साइकिल्स में बूम्स आते हैं, रिसेशंस आते हैं, ओवरऑल चेंज होता है। तो यानी किसी भी पूरे वर्ल्ड में, किसी भी इकोनॉमी में अगर कोई बिजनेस साइकिल्स अफेक्ट होती है तो उसका अफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू सारी कंट्रीज कनेक्टेड है। तो एक जगह अगर कुछ भी चेंज आता है तो उसका इफेक्ट दूसरी इकोनॉमी में भी जाता है। माइक्रो एनवायरनमेंट भी हो सकता है, जैसे कि स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ अफेक्टिंग इंडिविजुअल बिजनेस। कोई ऐसी चीज जो सिर्फ पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट कर रही है तो वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलो पर्पस ऑफ द बिजनेस अगर आपसे बात करी जाए कि बियॉन्ड प्रॉफिट, देखो मेन किसी भी प्राइवेट सेक्टर का मेन जो पर्पस होता है वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। पर अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट के अलावा भी कुछ पर्पस हो सकते हैं, यस, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है वो एक सोसाइटी में, सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो मेन काम है जिसके लिए वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट तो उन्होंने अर्न करना है, लेकिन उसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करनी पड़ेंगी। क्रिएटिंग अ जॉब अपॉर्चुनिटीज, ऑफरिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कंट्रोलिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कुछ भी वो ऐसा कर रहे हैं जिससे कि नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट हो रहा है। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट होना मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, दैट मींस इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है जी। बिजनेस एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। सोसाइटी में कुछ भी होगा तो उसका इंपैक्ट बिजनेस पे आएगा, बिजनेस में कुछ भी हो रहा है तो उसका इंपैक्ट सोसाइटी पे जाएगा। सोसाइटी कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस एंड बिजनेस नीड्स सोसाइटीज इक्वली, है ना? सोसाइटीज भी कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस। अगर सोसाइटीज में कुछ हो रहा है तो बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, बिजनेसेस से रेगुलरली कोई ना कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई ना कोई चीज लोगों को रेगुलरली मिल रही है जिससे सोसाइटी रन कर रही है, और सोसाइटीज में जो चीजें हो रही है वही बिजनेस एक्सेप्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे रन कर रहा है, राइट? चलो, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, क्योंकि देखो बच्चों आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है तो मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पर मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की, ताकि आपको कीवर्ड्स की फॉर्म में या मेन एक्सप्लेनेशंस की फॉर्म में ज्यादा डेटा आपके दिमाग में जा पाए और आप मैक्सिमम चीजें एग्जाम में लिख पाओ। ठीक है ना? तो डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है भाई। डायनामिक वर्ड जब भी आता है यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो चीज चेंज हो रही है। एक वर्ड होता है स्टैटिक, कि जब कुछ चेंज नहीं हो रहा। डायनामिक हम वर्ड तभी यूज करते हैं जब कोई चीज रेगुलरली चेंज हो रही है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेवर स्टैटिक। टेक्नोलॉजी, फैशन, पॉलिसीज कीप्स ऑन
चेंजिंग, ये सब रेगुलर चेंज होता रहता है, ये लो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो बच्चों फटाफट से, ठीक है। चलो, अनसर्टेन होता है, फ्यूचर इज एल्यूसिव टू प्रेडिक्ट ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेज एट वर्क। फ्यूचर एल्यूसिव मतलब हमें फ्यूचर तो पता ही नहीं, अनप्रेडिक्टेड है फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है, तो दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स है, अफेक्ट ऑफ फैक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स, स्मॉल फैक्टर में हैव लार्ज इंपैक्ट ऑन एंड वाइस वर्सा। कई बार कोई फैक्टर छोटा सा होता है पर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है ना, तो कॉम्प्लेक्स है। रिलेटिव होता है, सम फैक्टर्स में बी बेनिफिशियल फॉर वन बिजनेस एंड हार्मफुल फॉर दी अदर, तो रिलेटिव होते हैं नहीं एक दूसरे से, ठीक। एक्सटर्नल एंड बियॉन्ड कंट्रोल तुमने बात करी है। मोस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर आर गिवर्स दैट फर्म्स कैन नॉट कंट्रोल। गिवर्स मतलब वो कुछ ना कुछ बिजनेस को देते हैं, जो बिजनेसेस उनको अडॉप्ट करते हैं और उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है जी। फिर आता है इंटर रिलेटेड, वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस ईच अदर, इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक, जनरल और इंटरकनेक्टेड। स्पेसिफिक और जनरल आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है बच्चों। चलो, वाई एडाप्टेशन इज असेंशियल। अब अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है तो क्या उसको अडॉप्ट करना जरूरी है? क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप न्यू चेंजेस के साथ वो गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे जो इस समय इकोनॉमी में रिक्वायर्ड है। मतलब आप डिमांड को तभी मीट कर सकते हैं, करंट डिमांड को, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट चीजों के साथ चल रहे हैं तो, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस एंड नीड की अगर हम बात करें, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अडॉप्ट ऑपरेशंस टू कंप्लाई विद न्यू पॉलिसीज। ये तो मैंडेटरी वाली बात हो गई कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई है और अब आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। नहीं फॉलो करोगे तो वो नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, फिर आपको उसकी पेनल्टीज और फाइन्स भुगतने पड़ेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, यानी अपग्रेड प्रोडक्ट, कंप्यूटर रिप्लेस बाय टाइपराइटर, कलर टीवी रिप्लेस बाय ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज। टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है ना। अगर आप अभी भी पुराने तरीकों से प्रोडक्शंस करोगे तो क्या आप मैच कर पाओगे कंपटीशन को? नहीं कर पाओगे। तो कंपटीशन को मैच करना है और आगे निकलना है, ग्रोथ करनी है, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करनी पड़ती है। चेंज इन फैशन और कस्टमर टेस्ट, मॉडिफाई द प्रोडक्ट ऑफरिंग। अब जैसे जीन्स रिड्यूस सेल ऑफ ट्रेडिशनल वियर, जीन्स ने क्या कर दिया, ट्रेडिशनल वियर का ट्रेंड खत्म कर दिया धीरे धीरे। तो जो भी चीज़ लेटेस्ट मार्केट में आ रही है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आउटडेटेड चीज़ अगर आप बनाने की और बेचने की कोशिश करते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है, राइट। गोल्डन रूल क्या है? सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस डिपेंड्स ऑन अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट विद इन विच इट्स फंक्शन। जो भी उसका काम है उसको सही तरीके से अडॉप्ट करना और उसके हिसाब से चीजें प्रोवाइड करना और रेगुलर कस्टमर की नीड्स को पूरे करते रहना, ये गोल्डन रूल है हर एक बिजनेस का, ठीक है जी। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, 7 की पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो ये सातों के सातों पॉइंट आपको याद रखने बेटा। कौन कौन से? सबसे पहले आइडेंटिफाइज द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंस की, तो क्या जरूरत है उसकी, क्या हम क्यों पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को? एक तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती है। देखो हमारे आसपास जो जो चीजें चेंज हो रही है उसी से हमें पता लगता है कि अब हम और क्या बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमी में, तो एक अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई ना। चेंजेस कैन बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज इफ रिकॉग्नाइज एंड असेस्ड। अब जैसे एक नीड क्या नाम है रिकॉग्नाइज हुई कि अब डिजिटल हो रही है सारी चीज़ें, तो डिजिटल तरीके से आप देखो आज बैठ के पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, इकोनॉमी में धीरे धीरे अडाप्टेशन ही तो हुई है कि जो रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमी की उसी हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, राइट। रेड बस का एग्जांपल लें, जैसे फिर इंडिया सेमा कन्वर्टेड टिकट बुकिंग प्रॉब्लम इनटू द ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म, वही ऑनलाइन का एग्जांपल है रेड बस का। फिर हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो आप यूजफुल रिसोर्सेज को स्टडी कर पाते हैं और उनको अपने बिजनेस में यूज कर पाते हैं। केयरफुल एग्जामिनेशन हेल्प्स टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। क्या कर पाते हैं? यूजफुल रिसोर्सेज को टैप, है ना। कोपिंग विद चेंजेस, चेंजेस के साथ कोप अप करना, यानी उनके साथ साथ चलना और उनको अपने साथ साथ चेंजेस को अडॉप्ट करते रहना बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस पीछे ना रहे। अवेयरनेस ऑफ प्रिडिक्टेबल चेंजेस हेल्प्स इन इंप्लीमेंटिंग रिस्पॉन्स। जैसे नोकिया का फेलियर था, नोकिया पता है आप लोगों को बच्चों, नोकिया ने पहले विंडोज फोन निकाले थे, मतलब उसने एंड्रॉयड को अडॉप्ट ही नहीं किया, उसने मना कर दिया कि हम एंड्रॉयड नहीं निकालेंगे। पर क्या हुआ, उनको अल्टीमेटली फेलियर झेलना पड़ा, चेंज के साथ उन्होंने चलने से मना कर दिया, तो क्या हुआ, लॉस और मार्केट से बाहर हो गया। अब वो बाद में अब जाके लेके आए एंड्रॉयड, पर अब बचा ही नहीं, अब बाकी जो ब्रांड्स उन्होंने कैप्चर कर लिए, राइट। तो चेंजेस के साथ कोप अप करना जरूरी है। असिस्टेंस इन प्लानिंग, एनवायरमेंट प्रेजेंट्स द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस प्लान्स अकॉर्डिंगली। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज और प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं उसी हिसाब से आप प्लानिंग करते हो। तो बिजनेस एनवायरमेंट अगर आपको पता होगा क्या है तो उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग्स कर पाओगे, राइट। उसके बाद इट इंप्रूव्स दी परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली जो हमने बात करी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करके चल रहे हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव कर पाओगे, है ना। एक्टिव मॉनिटरिंग हेल्प्स इन बिजनेस नॉट जस्ट अडॉप्ट बट थ्राइव। मतलब
अच्छे तरीके से थ्राइव करना यानी आगे बढ़ना तेजी से। रिस्क को मैनेज करना, मॉनिटर द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजीज टू एंटिसिपेट एंड मिनिमाइज द रिस्क। रिस्क को कम से कम करना, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ चल रहे हो तो आपके रिस्क ऑफ लॉस कम रहेंगे, है ना। कंप्लायंस एंड गवर्नेंस, अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशंस, अवॉइड द लीगल इश्यूज, रेपुटेशंस डैमेज एंड पेनल्टीज। अगर आप सही तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो लेटेस्ट जो भी है उनको अगर आप अडॉप्ट कर लेते हो तो आप इन सब चीज़ों से, फाइन से, पेनल्टी से बचे रहोगे। सिंपल टॉपिक है। चलो केस स्टडीज अगर हम बात करें अपने आंसर राइटिंग में जो आप इंक्लूड कर सकते हो, रेड बस का प्रॉब्लम क्या था, लॉन्ग क्यूज होती थी, तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या हुई, डिजिटलाइज कर दिया, है ना। नो गारंटी ऑफ सीट कंफर्मेशन, ये सब प्रॉब्लम्स थी। अपॉर्चुनिटी क्या देखी किसी ने, नीड फॉर ऑनलाइन टिकट बुकिंग, और क्रिएटेड द ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म। रिजल्ट क्या हुआ, बिजनेस को सक्सेस मिला एनवायरमेंट अडॉप्ट होने की वजह से। नोकिया की अगर बात करें, चेंज इन एनवायरमेंट था, एंड्रॉइड ओएस गेनिंग पॉपुलैरिटी, कंज्यूमर प्रेफरिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड्रॉइड का, लेकिन डिड नॉट, जो नोकिया था, डिड नॉट इनकॉर्पोरेट द एंड्रॉइड इनटू द ओएस इनटू द स्मार्टफोन्स। उसने कहा हम तो भैया विंडो फोन ही बनाएंगे, हम नहीं करते एंड्रॉइड को एक्सेप्ट। उन्होंने सोचा था कि वो यूनिक वे से चलेंगे, और उस चेंज को जो लोग आजकल पसंद कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने, और अल्टीमेटली क्या फेल करना पड़ा उनको, लॉस, है ना। सो लॉस ग्रेट डील ऑफ मार्केट वैल्यू, अल्टीमेटली वो बाहर हो गए, है ना। चलो फीचर्स इन इन्फ्लुएंसिंग दी बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट से बिजनेस अफेक्ट हो रहा है आपका, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट किससे अफेक्ट होता है, ये बात हो रही है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मीन्स एवरी फर्म इंपेक्टेड बाय एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस, पीपल, गवर्नमेंट रूल्स, एनवायरनमेंट एंड अदर बिजनेसेस, इन सबसे अफेक्ट होते हैं। ओवर रीचिंग फैक्टर्स दैट इज जनरल फॉर्म में अफेक्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द मार्केट, पॉलिटिकल लॉज और टेक्नोलॉजी। स्पेसिफिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली अफेक्ट द फर्म, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली फर्म को अफेक्ट करते हैं, लाइक क्लाइंट्स, टारगेट मार्केट, राइवल्स, सप्लायर्स। ये वो लोग हैं जो बिजनेस के साथ डेली बेसिस पर कनेक्ट होते हैं, इनका डायरेक्ट, इनके अंदर अगर कुछ भी चेंज आएगा तो आपके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। इंटर रिलेशन ऑफ द फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, स्पेसिफिक, जनरल फैक्टर्स, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है बच्चों। अनसर्टेन फ्यूचर, ये सब हमने बात करी हुई है। हाईली एल्यूसिव टू फोरकास्ट, कैन चेंज स्विफ्टली ड्यू टू मल्टीपल फोर्सेस, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है रेगुलर बेसिस पर। तो रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, सोशल फैक्टर्स मेक एनवायरमेंट हाईली डायनेमिक, तो इसकी वजह से एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो जाता है, और डायनेमिक होने की वजह से हमारा बिजनेस भी डायनेमिक होने लग जाता है अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो। फिर आता है हाईली रिलेटिव, सेम फैक्टर्स में भी बेनिफिशियल फॉर वन बिजनेस एंड डूम फॉर दी अनदर, मतलब एक के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, दूसरे के लिए नुकसान हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, है ना। तो इन चीज़ों से बिजनेस एनवायरमेंट अफेक्ट होता है। नाउ बिजनेस एनवायरमेंट के कुछ फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, डेमोग्राफिक, कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं, सोशल और ग्लोबल। एक बार देख लेते हैं सारे कौन कौन से, मतलब अब बिजनेस एनवायरमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो हमने पीछे पढ़े, एक बार हम उनको कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑटोमेशन और ई कॉमर्स। इंपैक्ट क्या होगा, रेवेन्यू डिक्लाइन होगा अगर आपने अपडेट नहीं किया तो। सिंपल पॉइंट है बेटा, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो बिजनेस डिक्लाइन होगा ही होगा, राइट। फिर पॉलिटिकल और लीगल में अगर आप टैक्सेशन, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, आईपी लॉज क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो कॉपीराइट, पेटेंट से रिलेटेड, अगर आप ये सही से फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, देखो एम्प्लॉयमेंट लॉज, टैरिफ्स, तो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, नॉन कंप्लायंस से क्या होगा, पेनल्टीज। तो जो भी लॉज आपके बिजनेस पे अप्लाई होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने चाहिए। डेमोग्राफिक में क्या आ गया, एज, जेंडर, ज्योग्राफी, इनकम, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस और रेस। टारगेट मार्केट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन, आप जिस तरीके की गुड और सर्विसेज बना रहे हैं उस तरीके की टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढनी पड़ेगी, उस तरीके की टारगेट ऑडियंस पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से डिलीवर कर पाओगे, है ना। फिर आता है कॉम्पिटिटिव इन नेचर, यानी राइवल्स और मार्केट ट्रेंड और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस पता होनी चाहिए। स्टे अहेड, इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, अडॉप्ट द बेस्ट मार्केटिंग टेक्टिक्स, ठीक है। आप अपने आसपास की मार्केट को अगर स्टडी करोगे तो आप सबसे आगे रह सकते हो, अच्छी प्लानिंग के साथ और अच्छी टैक्टिक्स यूज कर सकते हो, है ना। चलो सोशल की बात करें तो करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं सोशल में, मतलब जो भी लेटेस्ट चीज चल रही है इकोनॉमी में, अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो लेटेस्ट न्यूज़ को आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और उसके ऊपर अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड कर सकते हो जो लेटेस्ट ट्रेंड से आप बीट करके एक अच्छा एडवांटेज ले सकते हो मार्केट में, तो आपको करना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज, कस्टमर वैल्यूज, प्रोडक्ट अपील, कनेक्ट विद कस्टमर इमोशंस एंड केटर टू द प्रेफरेंसेस, है ना। लेटेस्ट ट्रेंड को अगर आप पकड़ते हो तो कस्टमर की इमोशंस को आप यूज करके वहां से अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, उनकी नीड्स को मीट आउट करके, राइट। ग्लोबल की बात करें तो डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंसर्न, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिकली बात हो रही है, इंटरनेशनल कंसर्न्स भी है। इंटरनेशनल यानी फॉरेन कंसर्न, दूसरी कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन कैसे, स्टाफ ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ब्रॉडर टारगेट ऑडियंस, ठीक है जी, बात समझ आई। चलो
नाउ सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें फटाफट से, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑन बिजनेस ऑपरेशन, सेल्स, कम्युनिकेशन एंड बिलिंग इन्वेंट्री, ये तो मतलब हो गया इसका। ठीक है, अब हमें क्यों देख रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो फिर से CSEE का जो एग्जाम है वो है थ्योरी वाला। अभी तक तो ऑब्जेक्टिव पेपर से तो जितना हमने पहले पढ़ा वो सफिशिएंट था, लेकिन अब क्योंकि थ्योरी पेपर है तो कुछ कंटेंट आपको चाहिए लिखने के लिए, है ना। तो देखो इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज का बिजनेस ऑपरेशन पे है, सेल्स पे, कम्युनिकेशन पे, बिलिंग इन्वेंट्री पे। पॉइंट्स अगर देखें, फेलियर्स टू कीप अप विद टेक्नोलॉजी से क्या होगा, रेवेन्यू डिक्लाइन। कितनी बार तो मैंने 4-5 बार बात बता चुका हूं अभी तक कि आपकी टेक्नोलॉजी के साथ, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे तो आपका रेवेन्यू लॉस होगा ही होगा, है ना। ऑटोमेशन रिप्लेसेस द मैनुअल ऑपरेशन, तो हायर प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेशन मतलब क्या है कि कोई चीज़ अपने आप हो रही है, अब उसके अंदर मैनुअल लेबर की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेशन जब जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, राइट। चलो जी एग्जाम्पल में देखें, ई कॉमर्स अब ज़्यादा हो गए ऑफलाइन से, तो ब्रांड्स लूज मनी इफ दे डोंट स्विच। जीपीएस नेविगेशन आप डेली यूज करते हैं, मस्ट डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑटोमेटिव टू मोबाइल डिवाइसेस। अफेक्ट क्या हुआ, कम्युनिकेशन, बिलिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, बिजनेस ऑपरेशंस और सेल्स, इन सब चीज़ों को अफेक्ट होता है इससे, और ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है अगर आप सही से इनके साथ कोप अप करते हैं तो। ठीक है जी, चलो पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लेजिस्लेशंस, लीगल फ्रेमवर्क्स अफेक्टिंग द बिजनेस, डिटरमाइन वेदर बिजनेस कैन ऑपरेट एंड कंटिन्यू। अगर आप सही से कंप्लायंस से जो भी लॉज आपके ऊपर अप्लाई होते हैं उनको सही से फॉलो करते हैं तो पता लग जाएगा कि अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। नॉन कंप्लायंस से क्या होता है, नॉन कंप्लायंस रिक्वायर्स प्रोसेस मॉडिफिकेशन। अगर नॉन कंप्लायंस होगा तो प्रोसेस मॉडिफिकेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। अफेक्टेड एरियाज में टैक्स, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एम्प्लॉयमेंट लॉज और टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या हो गया, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैक्स। ठीक है जी, डेमोग्राफी फैक्टर्स कि जिस गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील करते हो उससे रिलेटेड अगर आपको जानना है कि किस एज के लोगों के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज है, किस जेंडर, किस ज्योग्राफी लोकेशन, किस कंट्री, मैरिटल स्टेटस के हिसाब से है कि नहीं है, इकोनॉमिक लेवल, एजुकेशन अटेनमेंट और रेस, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करना जरूरी है, तभी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन और टारगेट मार्केट, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिस इज अ डेमोग्राफिक फैक्टर जो आपके बिजनेस पे अच्छा इंपैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल आपको ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी, यंगस्टर्स, पता लग गया इस हिसाब से। ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मोबाइल फोन नहीं, स्पेशल ऑफर्स टू कॉलेज स्टूडेंट दिया जाता है क्योंकि उनको पता है मोबाइल फोन्स यंगस्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा पसंद करते हैं। डिफरेंट ऑफर्स फॉर बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स, जो बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग ऑफर्स है। की इनसाइट, टेक्नोलॉजी नाउ यूज्ड बाय ऑल एज ग्रुप्स, मार्केटिंग मस्ट अडॉप्ट अकॉर्डिंगली, ये बात हमने करी। चलो कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स यानी आसपास से जो कंपटीशन आपके बिजनेस को मिल रहा है उसको भी स्टडी करना आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग राइवल्स, मार्केट ट्रेंड, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस से क्या होगा, डिस्कवर दी लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स। अगर आप कंपटीशन को स्टडी करते हैं तो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड को भी आप स्टडी कर सकते हैं। मेंटेन दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी दूसरे फर्म से आपको क्या ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इस चीज़ की भी आप स्टडी कर सकते हैं बच्चों। फिर इंप्लीमेंट दी बेस्ट मार्केटिंग टैक्टिक्स, आप जब सही से अपने कंपटीशन को स्टडी करेंगे तो आप मार्केटिंग टैक्टिक्स वैसे ही लगा पाएंगे। ये बातें हमने करी अभी पीछे। इंप्रूव द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इंश्योर्स द कंटीन्यूअस ग्रोथ। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर आप अपने आसपास के राइवल्स को, अपने बिजनेसेस को सही से स्टडी करेंगे तो आप ये सारे डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो नाउ सोशल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, कल्चर, वैल्यूज, इवेंट्स एंड कम्युनिटीज। की कंसिडरेशन वेयर कस्टमर लिव्स लाइफ अफेक्ट स्पेंडिंग डिसीजंस। मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर बैकग्राउंड एंड वैल्यूज, आपको जानना जरूरी है कि सोशली लोग कैसा बिहेव करते हैं। कस्टमर अगर ज्यादा स्पेंड करने वाले डिसीजन ज्यादा ले रहा है या फिर उसका बैकग्राउंड वैल्यूज क्या है। कनेक्ट विद इमोशंस एंड फाइनेंशियल वैल्यूज ऑफ द टारगेट ग्रुप, जो भी आपके टारगेट ग्रुप है उनकी इमोशनल वैल्यूज है, उनकी जो फाइनेंशियल वैल्यूज है उनसे कनेक्ट करना, तभी आप उनको सही तरीके से केटर कर पाओगे और अपना भी प्रॉफिट कर पाओगे। एग्जाम्पल में देखें, कंपनी सेलिंग वुमेन्स प्रोडक्ट मस्ट कनेक्ट विद द वुमेन्स इमोशन एंड फाइनेंशियल वैल्यूज, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मेक लाइफ ईजियर फॉर दी बायर्स, है ना। कोई भी आप प्रोडक्ट देखोगे स्पेसिफिक जिनके आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, वो जिस एज ग्रुप को या जिस भी जेंडर के लिए होते हैं उस हिसाब से उनकी पब्लिसिटी होती है, और वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट किसी ना किसी के इमोशंस और फाइनेंशियल वैल्यूज को टच करती होती है एडवर्टीजमेंट्स, राइट। तो इसलिए लोग बाय कर पाते हैं, है ना। चलो फिर आता है ग्लोबल फैक्टर्स, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस अफेक्टिंग दी डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस। अब जो हमारे रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ, इससे भी आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। अगर रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, तो आपका बिजनेस में पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे, राइट। इन्फ्लुएंस सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, अफेक्ट स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, किस तरीके से आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर पा रहे हो। enables creation of diverse product or services, improves the quality of items, broadens the target demographics,
मेक्स बिजनेस मोर अप्रोचेबल टू वाइडर पॉपुलेशन। जितना ज्यादा ग्लोबल रिलेशन अच्छे होंगे, ग्लोबल फैक्टर्स, उतनी ये सारी चीजें हम पॉजिटिव तरीके से कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने बात करी, दो तरीके के हैं, इंटरनल है और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल। इंटरनल इज ऑब्वियसली कंट्रोलेबल, इंटरनल में सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स आएंगे जो हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल में क्या आएंगे, अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, चलो इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब रेफर्स टू दी फोर्सेस एंड कंडीशन दैट एग्जिस्ट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर है। दीज फैक्टर्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मॉडिफाइड एज पर दी रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, कंट्रोल में क्योंकि, है ना। तो देखते हैं जरा 7 एलिमेंट इंटरनल के। पहले तो वैल्यू फ्रेमवर्क, इसमें क्या क्या आ जाता है, डिफाइंस द फंक्शनल प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, डिटरमाइंस हाउ एम्प्लॉइज परफॉर्म देयर रोल्स, रेगुलेट दी वर्क कल्चर, बेसिस फॉर जजिंग वैल्यूज इन द बिजनेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर होने वाले सारे फंक्शनल प्रोसेस, इंप्लॉय अपने रोल कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से वर्क कल्चर चल रहा है, रेगुलेशन वर्क कल्चर कैसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे आप बिजनेस में वैल्यू जजमेंट्स कर पा रहे हो। तो ये सारा वैल्यू फ्रेमवर्क यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। फिर बात करते हैं बिजनेस पाथ, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस यानी आपका मिशन क्या है, किस वजह से आप एग्जिस्ट कर रहे हो, क्या आपका पर्पस है बिजनेस का, और आपका विजन क्या है, किस पर्पस यानी कौन सी नीड आप आगे लोगों की पूरी करने चाहते हो, आपकी टारगेट कस्टमर कौन है ना। फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस का, और डिफाइन दी चेंजेस टू बी एनफोर्स्ड, जो भी चेंजेस आप करना चाहते हो बिजनेस में, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, बिजनेस का पाथ यानी किस रास्ते पे आपका बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर जो जो चीजें उन सबकी स्टडी। फिर आ रहा है स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का, यानी हायरार्कल है या नॉन हायरार्कल है। हायरार्कल समझते हो, जहां पर टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज हैं, हर एक को अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में पता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, फिर वो किसको रिपोर्ट करेगा आगे। तो एक हायरार्कल मेथड पूरा फॉलो हो रहा है। और नॉन हायरार्कल जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, टॉप बॉटम टू टॉप फॉलो हो ही नहीं रहा, तो एक नॉन हायरार्कल है, या फिर किसी को पता ही नहीं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। फिर इट डिफाइंस द रोल्स ऑफ द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, किस किस के रोल डिफाइंड है यहाँ पर, एम्प्लॉइज के और मैनेजमेंट के। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रक्चर, है ना। सबको अपने अपने रोल क्लियरली डिफाइंड है कि एम्प्लॉइज के क्या रोल है और मैनेजमेंट के क्या रोल है। टाइप्स में आ जाते हैं, मैट्रिक्स है, ब्यूरोक्रेटिक है, फंक्शनल है या डिविजनल है। ये टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह के स्ट्रक्चर फॉलो हो रहे हैं जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, और आप चेंज करना चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ एवरी बिजनेस। अब ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये जो कल्चर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कैसे फॉलो हो रही है, क्या प्रोसेस यूज होता है हर चीज में, ठीक है, चेन ऑफ कमांड क्या है, ये सारी चीजें। तो इंक्लूड्स द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, रिसोर्सेज, क्लाइंट्स, अनडिफाइनेबल इन एग्जैक्ट टर्म्स बट क्लियरली फेल्ट। कोई ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कोई टर्म है इसको डिफाइन करने के लिए, पर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं तो वहां पे आपको वहां का कल्चर फील जरूर होता है, यू क्लियरली फील, राइट। शेयर द वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग शेयर्ड। ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो किस तरीके से ट्रीट हो रहे हैं। मैनेज दी पर्सोनल एट माइक्रो लेवल, क्रिटिकल एज फर्म्स ग्रो लार्जर, जैसे जैसे फर्म्स बड़े होने लग जाते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट एक क्रिटिकल रोल बन जाता है, सही तरीके से मैनेज करना। डिटरमाइंस दी क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, इंक्लूड रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड रिटेंशन, ठीक है जी। फिजिकल रिसोर्सेज में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल, फिनिश गुड। ये तो बड़ा सिंपल सही बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल रिसोर्सेज कौन कौन से, तो रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, ये सब होता है। एंड हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज टू इंपैक्ट द इन्वायरमेंट, अब किस तरीके से रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ये तुम कई बार पढ़ चुके हैं अभी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ गया, टेक्नोलॉजी यूज बाय बिजनेस, एक्सटर्नल में क्या है, जो यूज बाय कॉम्पिटिटर्स, जो आपके कॉम्पिटिटर्स यूज कर रहे हैं और जो आपको भी करनी चाहिए ताकि आप उनके साथ कोप अप कर सके। और डिफाइंस द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है बच्चों, समझ आए सारे के सारे। चलो, इंटरनल एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो कंट्रोलेबिलिटी, नेचर, इंपैक्ट और चेंजेबिलिटी, यानी फुली विद इन द मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़ लिया हमने। नेचर क्या है, माइक्रो लेवल है, स्पेसिफिक टू द ऑर्गेनाइजेशन है। इंपैक्ट में डायरेक्ट एंड इमीडिएट ऑन द ऑपरेशंस, अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो रहा है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट है ना। एक्सटर्नल का हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, पर इंटरनल का तो डायरेक्ट है। फिर क्या है, चेंजेबिलिटी, कैन बी मॉडिफाइड एज पर दी रिक्वायरमेंट, जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, अब इंटरनल पढ़ा था, एक्सटर्नल डेफिनेशन पढ़ेंगे एक बार जल्दी से, फटाफट से पढ़ेंगे, 1 मिनट लगा के जल्दी। चलो फटाफट से पढ़ेंगे बेटा जल्दी से।
पढ़ लिया। चलो नाउ अब क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात हो रही है तो देखो, इट रेफर्स टू द फोर्सेस एंड कंडीशंस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट इट्स फंक्शनिंग, दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंड रिक्वायर द एडाप्टेशन। अब आप बाहर वाले फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, आपको उनको कहीं ना कहीं अडाप्ट ही करना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब आप उनको चेंज नहीं कर सकते, आपको चेंज करना पड़ेगा बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। तो इसलिए क्या मतलब, वो सारे फोर्सेस और कंडीशन जो ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर है और आपको उनको क्या करना पड़ेगा, वो आपके बियॉन्ड द कंट्रोल है, सो यू हैव टू अडॉप्ट, है ना। चलो अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है पेस्टल। पेस्टल की पूरी फुल फॉर्म है, देखते हैं। पी विल बी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल में कौन कौन से आ जाते हैं हमने कैटेगराइज किया हुआ है। पॉलिटिकल, ई में आ गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर ये आ गया सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट यानी नेचुरल। एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट का मतलब सिंपली हो गया जो नेचुरल चीज़ें होती है। तो पहले तो ये फुल फॉर्म नोट कर लेंगे अपने पास जल्दी से, ठीक है। एग्जाम में पेस्टल के बारे में आया या वो फैक्टर्स लिखने को आया जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो आपको पूरा पेस्टल एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। चलो देखते हैं। सबसे पहले पी था हमारा पेस्टल में, तो दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एनकम्पासेस द पॉलिटिकल क्लाइमेट, गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, एटीट्यूड टुवर्ड द बिजनेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें बेटा किसके अंदर आ जाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है ना। चलो फिर आता है कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके अंदर एक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, मतलब इसके अंदर अब कौन कौन सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें आती है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, लेजिस्लेटिव पावर्स यानी क्या है सेंटर और स्टेट की। फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में फिलॉसफी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। तो जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड चीजें आपको पता है वो सारी की सारी आ गई। बस हमने कैटेगराइज कैसे कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अलग और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अलग, ठीक है बच्चों। चलो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमारी इकोनॉमी का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो कितना स्टेबल है किसी भी कंट्री का, तो उससे क्या इफेक्ट होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिससे बिजनेस इफेक्ट होगा, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स कैसा है, इलेक्शन सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसी है, और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कितनी है, कितनी ज्यादा गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से काम कर पा रही है, ठीक है ना। चलो फिर आएगा इंटरनेशनल रिलेशन, इमेज ऑफ द कंट्री एंड इट्स लीडर्स, फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट दोनों, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, तो जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ, ये भी हमारे पॉलिटिकल का ही पार्ट है, क्योंकि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ही तो कहीं ना कहीं एग्रीमेंट्स करती है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, तो इसलिए किसका एग्जांपल हो गया ये, पॉलिटिकल का, ठीक है ना। फिर आता है बिजनेस रेगुलेशन के लॉज किस तरीके से बनाए हुए हैं, लॉ गवर्निंग बिजनेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसीज, यानी जो जो गवर्नमेंट कंट्रोल वाली चीजें हैं बिजनेस से रिलेटेड, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे। अदर इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप्स में अगर बात करें तो मीडिया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, लॉबिंग ग्रुप्स, तो ये सब किसका पार्ट है, पॉलिटिकल का बच्चों, ठीक है जी। अब इंपैक्ट क्या है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, सबसे पहले तो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, कन्वेज द पावर एंड एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेबल होगी उतना इन्वेस्टर्स को भरोसा होगा कि ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएगी और गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी, तो हम पैसा लगा सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी फिलॉसफी अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंडक्ट, पॉलिटिकल पार्टी फिलॉसफी कैसी है उससे बिजनेस इफेक्ट होते हैं। ट्रेड यूनियंस किस तरीके से बनती है, कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इंपैक्ट थ्रू स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, तो जितना ज़्यादा ट्रेड यूनियंस का अगर इंपैक्ट होगा तो उतना ज़्यादा उसी हिसाब से हमारे स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स इंपैक्ट होंगे बिजनेस में, राइट। फिर आता है चेंजिंग गवर्नमेंट, पॉलिसी शिफ्ट्स अफेक्टिंग द बिजनेस ऑपरेशन, कोई गवर्नमेंट चेंज होगी, सरकार ही चेंज होगी, तो बिजनेस ऑपरेशंस चेंज होंगे, क्योंकि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो अपने रूल्स लेके आएगी नए, तो जितने भी नए रूल्स होंगे वो बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अकॉर्डिंगली, राइट। चलो जी केस स्टडी अगर हम देखें कोका कोला की, कोका कोला हैड टू स्टॉप ऑपरेशंस इन इंडिया इन द लेट 1970s, मतलब यहाँ पर क्रक्स ये है बेसिकली, इसको आप इसलिए मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल में, कि कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रांड भी क्यों ना हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है, कि कोई अचानक से ऐसा रूल आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ गवर्नमेंट चेंज कर दे, तो बड़ी से बड़ी पॉपुलर चीज़ को, ब्रांड को भी अपने बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, ठीक है। रीज़न क्या था, चेंज इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैन फोर्स इवन ग्लोबल जायंट टू एग्जिट द मार्केट्स, ये समझ आया इससे, है ना। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से डेफिनेटली बिजनेस इफेक्ट होता है। रीसेंट ट्रेंड अगर हम देखें, ट्रेड यूनियंस मैच्योरिटी, पास्ट स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, लेबर कॉन्फ्लिक्ट्स नेगेटिवली इंपैक्टेड द बिजनेस, पहले कभी यानी कि जो स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, इनसे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से बिजनेस इंपैक्ट होते थे,
लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव बिजनेस क्लाइमेट है, ट्रेड यूनियंस शोइंग मेच्योरिटी। अब ट्रेड यूनियंस में इतना ज़्यादा स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स वाली चीज़ें देखने को नहीं मिलती, उनके अंदर थोड़ी सी मेच्योरिटी है। पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब हम कहीं ना कहीं उनको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जब हम उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो वो अपना बिहेवियर सही कर रहे हैं, जिससे बिजनेस पे इंपैक्ट कम हो रहा है। ठीक है ना। अब आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पेस्टल में पी हो गया, अब सेकंड है एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, रेफर्स टू द इकोनॉमिक कंडीशंस, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है, सिस्टम, पॉलिसीज, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। तो इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जो भी आपने इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें पढ़ी है ना मैक्रो लेवल में, वो सारी इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सब क्या चल रहा है ना, देखते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर बात करें, अगर इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड है, जैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड है, तो इससे इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस में। मिक्स्ड इकोनॉमी है कि सोशलिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है, मतलब कौन रूल्स बनाएगा आपकी गवर्नमेंट आपकी कंपनी को रन करने के लिए। फिर आती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज आ जाती है इसमें। इकोनॉमिक इंडाइसिस में क्या आता है, जीडीपी, सीपीआई, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो जो इकोनॉमी में चीज़ें हैं वो उन सबके एग्जांपल्स हैं जो आप मेंशन कर सकते हो कि इन सब चीज़ों में अगर कुछ भी चेंज आता है तो उससे आपका बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा डेफिनेटली। फिर आता है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे है, पावर, कम्युनिकेशन और बैंकिंग। फिर आता है इकोनॉमिक साइकिल्स कैसे, मतलब जो बूम है या रिसेशन चल रहा है या बैलेंस चल रहा है ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, कौन सी स्टेज पे इस समय बिजनेस साइकिल चल रही है, तो उससे आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, राइट। चलो, फिर आता है की इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर है जिनसे बिजनेस अफेक्ट होता है। एक तो देखो डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा, कम होगी तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। एक्सचेंज रेट में अफेक्ट द ग्लोबल सेल्स, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सचेंज रेट से क्या इफेक्ट होता है, ग्लोबल सेल्स। अब एक्सचेंज रेट जो चेंज होंगे उसके हिसाब से डिमांड फॉर एक्सचेंज रेट बढ़ेगी या कम होगी, इन्वर्सली रिलेटेड होता है ना, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा इफेक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट में अफेक्ट द बोरोइंग्स, डिक्टेट्स द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड कैपेबिलिटी। फिर आता है इन्फ्लेशन, रिड्यूसेस दी परचेजिंग पावर, चेंजेस दी कंज्यूमर हैबिट्स। क्या चेंज होता है, इससे क्या रिड्यूस होती है, परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है और कंज्यूमर की हैबिट्स कहीं ना कहीं चेंज होती है। जीडीपी ग्रोथ में इंडिकेट्स दी मार्केट पोटेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जीडीपी ग्रोथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके बिजनेस पे भी इंपैक्ट पॉजिटिव ही आएगा। जीडीपी में अगर ग्रोथ कम हो रही है तो उस पर इंपैक्ट कम आएगा, क्योंकि यानी कि इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, राइट। चलो, इकोनॉमिक सिस्टम कंपैरिजन अगर हम देखें फटाफट से, तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड में ओनरशिप यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ स्टेट ओनरशिप है, यहाँ दोनों होती है। प्रॉफिट मोटिव में प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट होता है कैपिटलिस्ट में, सोशलिस्ट में कोई प्राइमरी नहीं है, इसमें दोनों होते हैं रेगुलेटेड। गवर्नमेंट में, कैपिटलिस्ट में अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल देखें तो मिनिमम है, यहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल है, यहाँ पर पार्शियल है। एग्जाम्पल यहाँ पे यूएसए, क्यूबा और ये तो आपको पता ही है इंडिया। ठीक है बच्चों, चलो। वोलेटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वोलेटिलिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या क्या चेंजेस है। करंट इकोनॉमिक कंडीशन इन द मोस्ट कंट्रीज इज हाईली वॉलेटाइल, मतलब फ्लक्चुएटिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रेलेवेंट टू एवरी बिजनेस, लार्ज एंड स्मॉल, बिग बिजनेसेस मस्ट बी कॉन्स्टेंटली केयरफुल ऑफ इकोनॉमिक इंपैक्ट। ओपन मार्केट हैज़ बीन हाईली बेनिफिशियल फॉर दी बिजनेस, ओपन मार्केट हमेशा से ही क्या रही है, बेनिफिशियल रही है बिजनेस के लिए। ठीक है जी, चलो। सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट, पेस्टल का क्या आ गया, एस आ गया, पेस्टल का पी हो गया, एस बी हो गया, पी हो गया, ई हो गया, अब एस पे आ गया, है ना। तो सोशो कल्चरल मीन्स रेफर्स टू द सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, जो भी आसपास की चीजें हैं, मतलब लोगों का ट्रेडिशन क्या है, बिलीव्स क्या है, क्या नॉर्म्स है, क्या कल्चर है इकोनॉमी का, वो सब चीजें। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में। ठीक है बच्चा। कंपोनेंट में अगर बात करें, डेमोग्राफिक फोर्सेस, सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट स्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, कस्टम्स एंड बिलीव्स कैसे हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट कैसी है, यानी कितना लोग रिस्क टेकिंग है इकोनॉमी में। तो ये कल्चर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसके आसपास का कल्चर या उस इकोनॉमी में सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से होंगी कंट्री में उस तरीके से इंपैक्ट होगा। ये सबकी डिस्क्रिप्शन है, आप एक बार पढ़ सकते हैं बेटा, वीडियो पॉज करके आराम से। सब ये बेसिक टर्म्स है जो आपने पहले कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, ये सबके डिस्क्रिप्शन है, सिंपल। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज इंपैक्ट क्या है इसका, स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेशन। अगर आपको सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट स्टडी आपने करा है, जो उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे है, तो अगर आप उसको सही से स्टडी कर लेते हैं तो आप एक अपना मिशन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स,
समझ रहे हो। अब आपकी इकोनॉमी में अगर मान लो जो कल्चरल बिलीव्स हैं वो इस तरीके से हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसी चीज़ को बनाने के लिए ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाएंगे, राइट। फिर यह मार्केट सिलेक्शन डिसीजन, मार्केट भी आप उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अब कल्चरल वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से कि या रिस्क टेकिंग लोग नहीं है ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो टारगेट कस्टमर्स है वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है, तो आप उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड करोगे जो ज़्यादा रिस्क उनको जिनसे नहीं होता, उस तरीके की चीज़ें, राइट। समझ गए। चलो, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। अब जैसे फेस्टिवल और हॉलीडेज है, सोशल फैक्टर है, बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स होगा, फ्लावर्स की डिमांड बढ़ गई, फ्रूट स्वीट्स क्लोथिंग, होता है ना ऐसा, जब कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और वो ज़्यादा दिखने लग जाती है आसपास। राइजिंग लिटरेसी होगी तो अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी एंड इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतनी ज़्यादा उनको नॉलेज होगी क्वालिटी से रिलेटेड। वेस्टर्न लाइफस्टाइल ट्रेंड, डिमांड फॉर वेस्टर्न फूड और फैशन, क्लोथिंग और फूड की डिमांड बढ़ गई धीरे धीरे, जितना जैसे जैसे वेस्टर्न ट्रेंड हमारी कंट्री में आ रहा है ना। हेल्थ कॉन्शियसनेस हो गए लोग, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फूड की डिमांड और हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लग गई है, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड, हेल्दी प्रोडक्ट, क्योंकि अब लोग क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये होता है सोशो कल्चरल, कि लोगों के आसपास की सोच कैसी है और किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए डिसीजंस लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब एग्जांपल देखते हैं एक बार। फैमिली स्ट्रक्चर अगर जॉइंट है या न्यूक्लियर है, तो डिफरेंट नीड्स इन हाउसिंग और फूड। अगर ज़्यादातर फैमिलीज आपके इकोनॉमी में, आपके बिजनेस के आसपास जो टारगेट कस्टमर है वो उनकी फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर है, तो आप उस हिसाब से उनकी हाउसिंग नीड्स होंगी प्रोडक्ट्स की। सोशल क्लास अगर अपर है या लोअर है, तो अपर होगा तो लग्जरी प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, लोअर होगे तो अफोर्डेबल नेसेसिटीज़ ज़्यादा बनाओगे आप। वुमेन वर्कफोर्स अगर बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर कन्वीनियंस प्रोडक्ट यानी रेडी टू ईट वाली चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। एजिंग पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हेल्थ केयर चीज़ें यानी रिटायरमेंट की या जेरियाट्रिक प्रोडक्ट जो ओल्ड एज पीपल्स के लिए होते हैं वो ज़्यादा होंगे, राइट। चलो फिर देखते हैं सोशल इश्यूज अफेक्टिंग द बिजनेस। कौन कौन से ऐसे सोशल इश्यूज है जिससे बिजनेस अफेक्ट होता है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, ठीक है बच्चों। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो पेस्टल का PES तक हो गया, अब आ गया T, टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजी से तो नाम पता लग रहा है, हमने पहले ही कई बार इसका नाम ले लिया अभी तक, कि आसपास की टेक्नोलॉजी कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है डे बाय डे, तो उस टेक्नोलॉजिकल चेंज का इंपैक्ट आपको अपने बिजनेस में अडॉप्ट करना है। अगर नहीं अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, रेवेन्यू लॉस अल्टीमेटली, है ना। इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो भी रेट या किस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और उसका अडॉप्टेशन आप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलो जी, कंपोनेंट देखते हैं। रेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज यानी स्पीड एट विच द न्यू टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग। टेक्नोलॉजी का डिफ्यूजन मीन स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, किस तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो तो है ही, फिर किस तरीके से लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। प्रोडक्शन अप्रोचेज, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से लोग न्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं। न्यू प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, एडवांसमेंट मशीनरी। फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंपैक्ट ऑन कॉस्ट एंड क्वालिटी यानी टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी। वैल्यू चेन इंपैक्ट, टेक्नोलॉजी इफेक्ट द सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आप अपने बिजनेस में लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी सोर्सिंग बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी, राइट। चलो एग्जाम्पल देखें, अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ई कॉमर्स में क्या क्या आ जाता है, ऑनलाइन सेलिंग, डिजिटल पेमेंट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करें तो कस्टमर सर्विस, चैटबॉट्स, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, AI का यूज़ करते हैं सब। मशीन लर्निंग में बात करें तो पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन इंजन्स। रोबोटिक्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन, वेयर हाउसेज मैनेजमेंट। और ऑगमेंटेड रियलिटी में वर्चुअल ट्राई-ऑन्स, प्रोडक्टिव विजुअलाइजेशन। डाटा मैनेजमेंट में बिग डाटा एनालिटिक्स, कस्टमर इंसाइट्स। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारे क्या है, हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनको आप अपने आंसर में डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो, जिनसे हमारे बिजनेस अफेक्ट होते हैं। तो बिजनेस के अंदर इन सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये एप्लीकेशन है ना। इन सारे टेक्नोलॉजिकल एरियाज का ये सर क्या है हमारे बिजनेस में एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो की इनसाइट देखें अगर, तो टेक्नोलॉजी एज अ प्राइमरी ड्राइवर है, मेन ड्राइवर माना गया। वन ऑफ द प्राइमरी ड्राइवर इज इन द टुडेज वर्ल्ड, बिजनेस अनेबल टू मैच टेक प्रोग्रेस, स्ट्रगल टू सर्वाइव। ये तो हमने कितनी बार ये बात पढ़ ली अभी तक कि अगर आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से या अडॉप्ट नहीं करते, उसके बाद कोप अप नहीं करते, तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे, बाहर हो जाओगे, है ना। बिजनेस यूजिंग टेक एडवांटेज मूव अहेड ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो आप कॉम्पिटिटर से आगे जा सकते हो, सिंपल। चलो इंपैक्ट ऑन प्रोडक्ट डिजाइन, USA एंड मेनी नेशंस अगर आप देखोगे, वोल्टेज रिक्वायरमेंट 110 वोल्ट है, इंडिया में है 220 वोल्ट। लर्निंग, प्रोडक्ट मस्ट बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। प्रोडक्ट उस हिसाब से डिफाइन होगा जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी, है ना।
चलो, स्पीड ऑफ चेंज एक्सट्रीमली क्विक इन मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एरिया, फर्म मस्ट ओकेजनली अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज, कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू विद ऑब्सलीट मतलब खराब, बेकार, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकती, है ना। R&D इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स रेगुलरली एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च, पर्पस क्या है, टू इंप्रूव एंड इनोवेट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच रिजल्ट्स इन कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट मतलब, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब एज कंपेयर टू अदर कंट्री, आप उस प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा एडवांटेज होती है आपकी, तो आप उसको ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हो, है ना। टेक्नोलॉजिकल इंपैक्ट एरियाज कौन कौन से, सोर्सिंग, टेक्नोलॉजी चेंज, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन इंप्रूव्स दी प्रोडक्टिविटी, जितना ऑटोमेशन है यानी कि मैनुअल लेबर कम हो गया तो ऑटोमेशन ज़्यादा हो गया तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई है। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सप्लाई चेन बढ़ गई है। फाइनल प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो फीचर्स और क्वालिटी और डिज़ाइन में चेंजेस है बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया, स्पीड और रीच और कॉस्ट सब में चेंजेस है। बिलिंग एंड इन्वेंट्री में एक्यूरेसी और रियल टाइम ट्रैकिंग आ गई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी ने हमें दी है ना, और बिजनेस पे इंपैक्ट है इनका डेफिनेटली। अब आता है लीगल, पेस्टल में कहाँ पहुँच गए हम, लीगल एनवायरनमेंट के ऊपर, है ना, टेक्नोलॉजी का। तो लीगल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ लॉज, रेगुलेशंस, कोर्ट डिसीजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स दैट गवर्नमेंट बिजनेस ऑपरेशन इन अ कंट्री। तो लीगल से नाम पता लग रहा है कि सारे लॉज, जितने भी लॉज आपके बिजनेस पे अप्लाई होते हैं उन सबको सही तरीके से फॉलो करना। अगर आप लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो वही पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, तो आपका बिजनेस इंपैक्ट होगा। तो सीधी बात मतलब जो भी सिस्टम ऑफ लॉ है, रेगुलेशंस है, जो कोर्ट के डिसीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स हैं जिनसे आपका बिजनेस ऑपरेशन करता है, और उसको आपको फॉलो करना जरूरी है, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उनको, राइट। चलो कंपोनेंट देखिए, करंट लेजिस्लेशन यानी कि एग्जिस्टिंग लॉ एप्लीकेबल क्या है, इंटरनेशनल कौन कौन से लॉज हैं यानी ग्लोबल ट्रीटीज, क्रॉस बॉर्डर रेगुलेशंस, रेगुलेटरी बॉडीज यानी कि सेबी, आरबीआई, टीआरआई, मतलब जिस भी तरह का बिजनेस करते हो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी अथॉरिटी है वो कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। टैक्स की रेगुलेशंस मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स जो अपने प्रॉफिट्स पे करते हो टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब जो आप कस्टमर से कलेक्ट करके फिर आगे गवर्नमेंट को देते हो, विच इज एन एग्जांपल ऑफ जीएसटी, है ना। कॉम्पिटिटिव रेगुलेशंस में एंटी ट्रस्ट और कॉम्पिटिटिव लॉस, कॉम्पिटिशन एक्ट है हमारी कंट्री में, बात करी हमने, तो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है 2002 का कॉम्पिटिशन एक्ट है, ये किस चीज़ को प्रमोट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, मोनोपोलीज क्रिएट ना हो सके, मोनोपोलीज पावर क्रिएट ना हो सके। अगर मोनोपोलीज क्रिएट होंगी तो कॉम्पिटिशन नहीं होगा, कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशन, सेक्टर स्पेसिफिक रूल्स यानी बैंकिंग, फार्मा और टेलीकॉम। आपको जो रेगुलेशंस बनेगी, वो जो भी लीगल रेगुलेशंस बनती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनती है, वो अकॉर्डिंग टू योर सेक्टर बनती है कि आपका बैंकिंग है, फार्मा है या टेलीकॉम, या कोई भी ऐसा सेक्टर ले सकते हो आप, एडटेक है मान लो, तो किस भी एरिया का आपका अगर सेक्टर है तो उसी हिसाब से आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसी होती है, पॉलिसीज, नोटिफिकेशन और ऑर्डर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है और लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है बच्चों। की बिजनेस लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, कुछ एक्ट्स ऐसे जो आप अपने एग्जांपल में आंसर में मेंशन कर सकते हो। कंपनीज एक्ट 2013 एज अ सीएस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कंपटीशन एक्ट हमने बात करी 2002 का, और सेबी रेगुलेशंस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो, सबके आपको लिखे हुए हैं पर्पस की किस किस के लिए है ये सारी चीज़ें। तो ये सारे कहीं ना कहीं मेजर लॉज हैं जो देखे जाते हैं, जो वेरियस कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं इकोनॉमी में, उसको आपको इन लॉस को फॉलो करते हुए ही करना है, क्योंकि एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा एनवायरनमेंट का पार्ट है लीगल एनवायरनमेंट का, कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आप नहीं एग्जिस्ट कर पाओगे, आपके ऊपर पेनल्टीज इतनी लग जाएंगी, आपके ऊपर बैन्स लग जाएंगे, तो आप रेगुलर बेसिस पे बिजनेस फॉलो नहीं कर पाएंगे अगर आप ये सारे एक्ट सही से कंप्लाई नहीं करोगे तो, ठीक है ना, जो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है बेटा। एडिशनल लीगल कंपोनेंट की बात करें अगर, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, अब जरूरी नहीं है कि वो एक्ट्स तो चलो ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी अगर एप्लीकेबल है तो वो भी फॉलो करने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको ध्यान रखनी है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आर्टिकल्स अफेक्टिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, कोई ऐसा आर्टिकल है स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक लॉ है सीधा सीधा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बात लिखी है उसको रेलेवेंस दी जाएगी हमेशा, ठीक है ना। तो आपके ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। जुडिशियल डिसीजंस है अगर कोई, जुडिशियल एंश्योर्स लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कोर्ट जजमेंट इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटीज। प्रेसिडेंट्स शेप इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज, कोई ऐसे लॉज जो आपके ऊपर अप्लाई होते हैं और उससे रिलेटेड कोई ना कोई जुडिशियरी डिसीजंस है, तो वो डिसीजंस आपको फॉलो करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिसीजंस को ही अगर नेक्स्ट टाइम एक बेस की तरह यूज करा जाएगा अगर आपने उस लॉ का नॉन कंप्लायंस किया तो, ठीक है ना।
टाइप्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट में डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट विच इज लॉ विद इन द स्पेसिफिक कंट्री, एग्जाम्पल में लेबर लॉ, टैक्स कोड। सोशल लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, सोसाइटी इंटरेक्शन, पर्सनल राइट्स, यानी कि जो पर्सनल राइट जिससे सोसाइटी के अफेक्ट होते हैं, तो सिविल लिबर्टीज, डिस्क्रिमिनेशन लॉस, फैमिली मैटर्स। इकोनॉमिक लीगल एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ। टेक्नोलॉजिकल लीगल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आईपी लॉज, डेटा प्रिवेसी, एआई रेगुलेशंस, अब तो ये भी आ गया है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की बात करें तो इंटरेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल एंड लीगल, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये टाइप्स हैं कुछ जो लीगल एनवायरनमेंट के जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर देखें फटाफट से, डोमेस्टिक लीगल में encompasses the law governing business within the specified country। मेन बात तो समझ आई गई है ना। इंक्लूड द लेजिस्लेशन, कोर्ट डिसीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, अफेक्ट द कंपनी फॉर्मेशन टू सेल ऑफ गुड्स, एग्जांपल में लेबर लॉज, एनवायरमेंट हम पढ़ चुके हैं। सोशल में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर सोसाइटल इंटरेक्शन ग्राउंडेड इन कल्चरल, एथिकल एंड सोशल वैल्यूज, मतलब कि आप आसपास की जो भी सोशल वैल्यूज है एनवायरमेंट की, यानी कि जो भी कल्चरल चीज़ें और जो भी सोशल चीज़ें आपके आसपास होती है, क्या आप उसको सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे कि लीगली कोई सोसाइटी को या कोई आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा हो, या एथिकली आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, अनएथिकल कर रहे हो, राइट। कवर्स पर्सनल राइट, सिविल लिबर्टीज एंड डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा। मेंटेन्स ऑर्डर, जस्टिस, फेयरनेस इन द सोसाइटी, covers the personal rights, civil liberties and discrimination, maintains order, justice and fairness in the society। कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन करके चल रहे हो, या कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों को मान लो एक्सक्लूड कर देते हो और उनको आप दे ही नहीं रहे सर्विसेज, बाकियों को दे रहे हो, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सोशल लीगल एनवायरनमेंट है। फिर आता है इकोनॉमिक लीगल में सिस्टम ऑफ लॉ गवर्निंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन में फाइनेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, जैसे कि हमने उसमें बात करी थी कि आपका किस तरह का सेक्टर है, टेलीकॉम है या कौन सा है, शेप्स इकोनॉमी एंड प्रमोट्स ग्रोथ। फिर आता है टेक्नोलॉजी लीगल एनवायरनमेंट, लॉज गवर्निंग डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ दी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी लीगल लॉज हैं, मतलब लीगल कंप्लाइंसेस बने हुए हैं, एक्ट्स बने हुए हैं कि आप टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ कर रहे हो, कि आप इसका मिस यूज़ तो नहीं कर रहे, है ना। जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज़ का बढ़िया एग्जांपल है कि आप कोई किसी की प्राइवेसी ब्रीच तो नहीं कर रहे। रेगुलेशन ऑफ एआई एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, ड्रोन्स, इन सब का आप सही से यूज़ कर रहे हो, कोई मिस यूज़ तो नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट में इंटरेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, चेंजेस इन द गवर्नमेंट विल बी इक्वल टू चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क। अगर गवर्नमेंट का कुछ भी चेंज है तो हम उसको कहेंगे कि वो लीगल फ्रेमवर्क में चेंज है ना। फिर आता है क्रिटिकल फॉर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड वायबिलिटी। ठीक है बच्चों, चलो लीगल कंप्लायंस में सिगरेट कंप्लायंस की बात करें अगर, कंपल्सरी वार्निंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, पढ़ा होगा, मैंडेटरी होता है ना, मैंडेटेड बाय लॉ, नॉन कंप्लायंस लीड्स टू पेनल्टीज। ठीक है जी। एनवायरमेंटल एनवायरमेंट मतलब जो पेस्टल का लास्ट वाला पार्ट है, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट रेफर्स टू नेचुरल रिसोर्सेस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इकोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, मतलब ये सारी चीजें कौन सी है जो ऑटोमेटिक हो रही है, नेचर के थ्रू हो रही है ना। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन, मतलब आसपास की चीजें जो नेचर की तरफ से हो रही है और जिससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, वो सारे उसको हम क्या बोलेंगे, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट या फिर नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे क्लाइमेट कंडीशंस कैसी है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि वेदर पैटर्न, सीजन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज में एग्रीकल्चर, मिनरल, फॉरेस्ट, कमर्शियल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री आपको कहाँ से मिल रहा है, अगर आपको नेचर से मिल रहा है तो कितना आपको नेचर से मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है तो ज़्यादा बिजनेस होगा, नहीं मिल पा रहा है, कम मिल रहा है, लिमिटेड है तो बिजनेस कम होगा। इकोलॉजिकल सिस्टम, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, एवरी लिविंग बीइंग इज डिपेंड ऑन द अनदर, साइकिल पढ़ी ना हमने, है ना। पॉल्यूशन लेवल, एयर, वाटर, लैंड और नॉइस पॉल्यूशन, ऑब्वियसली पॉल्यूशन लेवल से तो बिजनेस इंपैक्ट होता ही है। ठीक है जी। इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल, एक तो कोल्ड सीजन में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर कम हो गया है ना, बिजनेस का, टूरिज्म बढ़ जाता है हिल स्टेशन में, एग्रीकल्चर बिजनेस कम हो जाता है पर टूरिज्म बिजनेस बढ़ जाता है। रेनी सीजन में बात करें तो कंस्ट्रक्शंस कम हो जाती है, अम्ब्रेला का बिजनेस बढ़ जाता है, रेनकोट्स की सेल बढ़ जाती है। ड्रॉट, सूखा बढ़ गया तो फार्म आउटपुट कम हो गया, एफएमसीजी के प्राइजेस बढ़ गए। फिर आता है नेचुरल डिजास्टर अगर हो गए तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। तो ये कुछ नेचुरल चीज़ें, कोई कर थोड़ी रहा है इसको, ये हो रही है अपने आप, पर इनके होने की वजह से बिजनेस इंपैक्ट होता है। तो बिजनेस में कैसे कैसे इंपैक्ट होता है हमने बात करी, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अच्छे से, है ना। चलो करंट ट्रेंड अगर देखें, रियलिटी में वर्ल्ड इज करंटली फेसिंग एन एनवायरमेंटल क्राइसिस, सबको पता होगा। ऑल बिजनेसेस एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोसेस, बोला जाता है कि आप पेपर का जैसे कम यूज़ करो, है ना, ट्रीज बचाओ, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है कि एनवायरमेंट को बचाने की चीज़ें बोली जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट हो।
रिक्वायरमेंट में लीस्ट पॉसिबल हार्म टू द एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी का है ग्रीन बिजनेस, सस्टेनेबल प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब वो रिसोर्सेज यूज करो जो रिन्यू हो सकते हैं, जो रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं रिन्यू होने में, उनका यूज कम से कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस अगर देखें तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड भी एक एक्ट है हमारे पास, वाटर पोल्यूशन का भी एक एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का भी एक्ट है, वाइल्ड प्रोटेक्शन का भी एक्ट है। ये सारे आप मेंशन कर सकते हो जो किस लिए बने हुए हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइक्रो एनवायरमेंट, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि दो लेवल्स है, माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। माइक्रो मतलब जब किसी इंडिविजुअल बिजनेस के ऊपर इफेक्ट होता है, कोई ऐसा चीज जिसका इफेक्ट किसी इंडिविजुअल बिजनेस पे हो रहा है, तो वो माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट माना जाता है ना। मीनिंग एंड कंसेप्ट देखते हैं पहले फटाफट से। तो माइक्रो एनवायरमेंट रेफर्स टू द स्पेसिफिक फोर्स एंड फैक्टर्स विद इन और इमीडिएटली सराउंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है या बिल्कुल ही उसके आसपास है, जिससे क्या हो रहा है, इट्स डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस अफेक्ट हो रहे हैं। नेचर की बात करें, पर्टिकुलर टू द कंपनी, सेम फैक्टर डू नॉट अफेक्ट ऑल द बिजनेसेस इक्वली, तभी तो माइक्रो है। माइक्रो मतलब किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, सारे बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा, किसी एक बिजनेस को। स्कोप क्या है, कनेक्टेड टू द इमीडिएट लोकेलिटी वेयर बिजनेस ऑपरेट्स, इमीडिएट लोकेलिटी से कनेक्टेड है, या तो बिजनेस के अंदर ही है या बिल्कुल ही आसपास कहीं कनेक्टेड है। इंपैक्ट क्या है, अफेक्ट द शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द कॉर्पोरेशन। कंट्रोल, पार्शली कंट्रोलेबल, कैन बी इन्फ्लुएंस बट नॉट फुली कंट्रोल्ड, इन्फ्लुएंस हो सकता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखो 6 एलिमेंट है हमारे पास टोटल माइक्रो एनवायरनमेंट में। कौन कौन से 6 एलिमेंट है, कस्टमर्स, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, 3 हो गए, और कौन से नीचे, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स और मीडिया। तो इनके अंदर अगर कोई भी चेंज आएगा, इनके अंदर अगर कोई भी चेंज आएगा तो बिजनेस अफेक्ट होगा। और ये सारे कौन से फैक्टर्स है जो या तो बिजनेस के अंदर ही है या इमीडिएट बिल्कुल ही आसपास है, राइट। चलो डिटेल एनालिसिस देखते हैं हर एक का। कस्टमर्स, पहले तो कोर प्रिंसिपल क्या है, कस्टमर इज द किंग इन द बिजनेस। हम हमेशा ये मानते हैं कि कस्टमर इज द किंग, कि कस्टमर सोवरेनिटी यानी कस्टमर के हिसाब से चीजें बननी चाहिए और डिलीवर होनी चाहिए, राइट। तो प्राइमरी गोल क्या है, प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट मोस्ट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। ठीक है ना। स्ट्रेटेजीज क्या है, डिस्काउंट, फ्रीबीज प्रोवाइड करना, एक के साथ एक फ्री, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, आफ्टर सेल सर्विसेज, जिससे कस्टमर खुश रहे और आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे और दूसरों को रेफर करे। की एक्टिविटीज क्या है, ट्रैकिंग कस्टमर फीडबैक्स, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स। इंपॉर्टेंस बात करें तो इंक्रीजिंगली क्रूशियल इन एवरी मार्केट एरिया। रिजल्ट, विनिंग कस्टमर हर्ट्स फाइनेंशियल प्रॉफिट, जितना ज्यादा आप कस्टमर का दिल जीतोगे आपका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। अल्टीमेट पर्पस क्या है, फुलफिल द डिमांड एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर व्हाइल मेकिंग द प्रॉफिट। खाली अपने प्रॉफिट का मत सोचो, कस्टमर की डिमांड पूरी करो और आपका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है जी, बात समझ आई। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद प्रॉफिटेबिलिटी, ये याद रखना। नाउ कॉम्पिटिटर्स की बात करें जो दूसरा था, मोनोपोलीज डू नॉट एग्जिस्ट इन द कमर्शियल वर्ल्ड। मतलब हम जनरली जो बात करते हैं कमर्शियल वर्ल्ड में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता ही है। तो चैलेंज, इंटेंस राइवलरी ड्यू टू एनॉर्मस नंबर ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, एक राइवलरी है, फेस करनी पड़ती है। रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए टू डील विद कंपटीशन। अब क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है, तो आपकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कैसे डील करते हैं। मतलब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। गोल क्या है, गेन द कंट्रोल, प्रॉस्पर इन द बिजनेस सेगमेंट। डिफरेंशिएशन, नीड बोथ यूएसपी, आपके पास अपनी एक यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए, यूपीबी यानी कि यूनिक पोजीशन बेनिफिट होना चाहिए, जिसको यूज करके आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सको। ठीक है ना। एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग, स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी साइज, कुछ ऐसा आपके पास एक्स फैक्टर होना चाहिए कि आप क्राउड से अलग हो जाओ और सब आपके कॉम्पिटिटर्स को छोड़ के आपको ही देखें, है ना। तो इवन द लार्जेस्ट कंपनीज फेस कॉम्पिटिशन, मोनोपोलीज आर नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो हाँ ये हमने पढ़ा। उसके बाद आगे देखते हैं, रोल क्या है कॉम्पिटिटर्स में, बिफोर कॉन्करिंग द मार्केट इट इज एसेंशियल टू विन द वर्क प्लेस। तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो, इसका इंपैक्ट दोनों पे हो सकता है। इंपैक्ट ऑन आउटपुट, नंबर ऑफ वर्कर्स डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोडक्शन रेट, सक्सेस या फेलियर, एम्प्लॉइज डायरेक्टली डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस और फेलियर। स्किल डेवलपमेंट, सक्सेसफुल कंपनीज कंसिस्टेंटली ट्रेन एंड इंप्रूव द एम्प्लॉइज। ठीक है ना। मोटिवेशन की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस एप्रिसिएशन ऑफ टैलेंट इंस्पायर्स द मोटिवेशन वर्कर्स। ठीक है बेटा, तो ये जो आपकी जो चीज़ है ना, बेसिकली ये कॉम्पिटिटर्स की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है यहाँ पर एम्प्लॉइज़ की। किसकी बात हो रही है बेटा, ये एम्प्लॉइज़ की बात हो रही है। कॉम्पिटिटर्स हमने पीछे पढ़ लिया था, यहाँ बात हो रही है कि कॉम्पिटिटर्स का क्या रोल है। तो इम्पैक्ट दोनों पे हो सकता है। नंबर ऑफ वर्कर्स से डायरेक्टली आपका प्रोडक्शन रेट अफेक्ट होगा, है ना। ठीक है जी। तो उसके बाद इंपैक्ट ऑन आउटपुट में, नंबर ऑफ वर्कर्स डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉइज डायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस। अगर एम्प्लॉय अच्छे से एफिशिएंटली काम करेगा तो सक्सेस है, नहीं तो फेलियर है। स्किल डेवलपमेंट, जितना ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय होगा उतना इंप्रूवमेंट है। मोटिवेशन की बात करें, कॉन्टिन्यूअस एप्रिसिएशन और टैलेंट से
एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है और इकोनॉमी में और ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ग्रोथ होती है। स्ट्रेटेजिक रोल, बेस्ट एम्प्लॉयज असेस द मार्केट साइज, ग्रोथ पोटेंशियल एंड अट्रैक्टिवनेस। तो मार्केट इज मच लार्जर देन द सम ऑफ इट्स कंज्यूमर, नीड बेस्ट एम्प्लॉयज टू एलिवेट द मार्केट। आपके एम्प्लॉयज अच्छे होने चाहिए ताकि मार्केट को सही तरीके से इवेल्युएट कर सकें। ठीक है जी। शेयर होल्डर्स की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स हु डोनेट मनी एंड कैपिटल टू दी बिजनेस, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ओनर्स बन जाते हैं बिजनेस का अपना पैसा लगा के, राइट। तो रोल क्या है, इट प्रोवाइड कैपिटल फॉर एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। मैकेनिज्म, परचेज द कंपनी शेयर्स एंड बिकम्स द इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटर्न्स क्या है, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर पैसा क्यों लगाता है कि जब भी कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा देगी शेयर होल्डर्स को। रिलेशनशिप, एप्रोप्रिएट इक्वेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स। ओनरशिप स्टेटस, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन, नॉट जस्ट द इन्वेस्टर्स। कंट्रोल इज हैव इन्फ्लुएंस ओवर हाउ कंपनी इज रन, कंपनी कैसे चल रही है इस बात का कंट्रोल शेयर होल्डर के पास होता है पूरा पूरा। तो की पॉइंट इज शेयर होल्डर विजिबल टू इन्वेस्टर्स प्लस ओनर्स, दोनों होते हैं ना, राइट। चलो, सप्लायर्स, बिजनेस दैट ऑफर्स रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स नीडेड टू मास प्रोडक्शन। वो बिजनेस जो ऑफर करते हैं रॉ मटेरियल और बाकी इनपुट। सप्लायर्स कौन है, जो सामान दे रहे हैं बिजनेस को, जो इससे बिजनेस रन कर रहा है। तो रिलेशनशिप क्या है, क्लोज और म्यूचुअली बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपको चीजें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आप उसको पैसा पे कर रहे हो, राइट। आइडियल स्टेट, बोथ एंटिटीज प्रॉफिट फ्रॉम पॉजिटिव एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। रिटर्न्स क्या है, रनिंग आउट ऑफ द रॉ मटेरियल, एंटायर प्रोडक्शन एंड सप्लाई जो है वो डिले हो जाएगी। सप्लायर्स अगर नाराज हो गए तो क्या होगा, आपका सप्लाई रुक जाएगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। रिस्क क्या है, रनिंग आउट ऑफ द रॉ मटेरियल, एंटायर प्रोडक्शन एंड सप्लाई प्रोसेस विल बी delayed, and dependencies, business success depends on supplier reliability। सप्लाई की रिलायबिलिटी पे ही बिजनेस डिपेंड करता है कि सप्लायर सही टाइम से आपको सप्लाई करता रहेगा तो आप सही से प्रोडक्शन करते रहोगे, तो एक डिपेंडेंसी रहती है, राइट बच्चों। चलो, मीडिया, पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग ब्रांड। अब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो मीडिया के थ्रू प्रमोट हो रहा है वो, तो जो आपका मीडिया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट है। रिक्वायरमेंट, मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द मीडिया इज एसेंशियल। रिस्क है, अनफेवरेबल कमेंट्स और प्रेस कवरेज सेवियर ब्रांड्स डैमेज एंड फाइनेंशियल लॉसेस। अगर अनफेवरेबल कमेंट्स होते हैं मीडिया में तो उससे आपका बिजनेस लॉस हो सकता है ना। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट पीआर मैनेजर्स टू यूज द मीडिया पावर फॉर प्रमोशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पर अपॉइंट करती है ऐसे लोगों को जो मीडिया के थ्रू आपका बिजनेस प्रमोट करते हैं। एग्जाम्पल में बिजनेस नीड्स मीडिया टू प्रमोट नेम एंड सेल दी प्रोडक्ट्स, राइट। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड टॉपिक देखते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मतलब ही क्या है ट्रेड का, बाइंग सेलिंग करना ताकि आपको प्रॉफिट हो सके, सस्ते में खरीदा महंगे में बेच दिया, ट्रेड। रोल क्या है, मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉमर्स है। फंक्शन, मेक गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स और यूजर्स। स्केल, स्मॉल स्केल दैट इज हॉकर्स और स्मॉल शॉप्स, और लार्ज स्केल में क्या आ जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सब आ जाते हैं। सब ट्रेड कर रहे हैं, चाहे स्मॉल लेवल पे कर रहे हो या बड़े लेवल पे कर रहे हो, ट्रेड तो सब कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, विदाउट ट्रेड प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स वुड हैव टू सर्च फॉर ईच अदर, लार्ज स्केल बिजनेस इम्पॉसिबल। ठीक है जी। चलो, क्लासिफिकेशन में बात करें तो एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आ गया डोमेस्टिक यानी विद इन कंट्री, और ये आ गया फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। इसमें क्या देखने को मिलेगा, होलसेल और रिटेल। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रापोर्ट ट्रेड। ठीक है जी। चलो, इंटरनल ट्रेड अगर बात करें, होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, सीधा सा मतलब है डोमेस्टिक का विद इन द कंट्री। Characteristics, buyers and sellers belong to the same country, transaction in the domestic currency, subject to domestic laws only। बाहर का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ विद इन कंट्री हो रहा है, ठीक है ना। होलसेल ट्रेड पता है जब हम एक साथ बल्क सेलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन द लार्ज क्वांटिटीज। बायर्स आर द होलसेल बायर डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, सेलर्स सेल्स इन रिलेटिवली लेस क्वांटिटीज टू रिटेलर्स। रोल क्या है, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। स्टॉक, मेंटेन्स द लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, तभी होलसेल कर पाएंगे। रिटेल में क्या है, जब आप सिंगल कंज्यूमर को इंडिविजुअली बेच रहे हैं तो बाइंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम होलसेल एंड सेलिंग टू अ फाइनल कंज्यूमर। पर्पस क्या है, फाइनल कंजम्पशन, अब सीधा फाइनल कंज्यूम होगा, अब आगे रीसेल नहीं होगा। रोल क्या है, लिंक बिटवीन होलसेलर, मैन्युफैक्चरर एंड दी कंज्यूमर। रिटेलर्स का क्या रोल है, वहां से सामान लेके आना और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इनका कस्टमर के साथ। फीडबैक भी क्या है, प्रोवाइड फीडबैक टू होलसेलर अबाउट द कस्टमर लिंकिंग एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। कस्टमर उसको पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा, इस बात का वो डायरेक्ट फीडबैक दे सकते हैं होलसेलर को। ठीक है बच्चों। चलो,
एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, जो आप बाहर से कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। कैरेक्टर 6, बायर्स एंड सेलर बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज। अब 2 कंट्रीज के बारे में बात हो रही है। ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी, यूजुअली डॉलर्स, यूरो या कोई भी फॉरेन करेंसी। सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज एंड कस्टम रेगुलेशंस, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लॉज बने हुए हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ट्रेड पॉलिसीज है हर कंट्री की, वो आपको फॉलो करनी है, राइट। चलो, 3 टाइप्स के एक्सटर्नल ट्रेड है हमारे पास, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और एंट्रीपोर्ट ट्रेड। देखते हैं। इंपोर्ट में परचेजिंग गुड, एक्सपोर्ट इज सेलिंग गुड। व्हाट इज एंट्रीपोर्ट? इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अनदर कंट्री। आपने इंपोर्ट करा ही किस लिए? क्योंकि आप उसको उठा के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, यानी ट्रेड के पर्पस से आपने इंपोर्ट करा है ना। तो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है सीरियल्स। इंडिया ने इंपोर्ट करी कमोडिटीज दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से और एक्सपोर्ट कर दी नेपाल में, तो दिस इज कॉल्ड एंट्रीपोर्ट ट्रेड। ठीक है, याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट इज इनवर्ड फ्लो, ठीक है, आई कम फ्रॉम ई इन द इनफ्लोवेड गुड्स कम इन फर्स्ट, एक्सपोर्ट ऑफ आउटवर्ड फ्लो याद रख सकते हो। एंट्रीपोर्ट इज री एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट को आप याद रखेंगे री एक्सपोर्ट करना, इसको हम करते ही किस लिए, ताकि री एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है बच्चों, चलो। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड तो पढ़ा ना, व्हाट इज ऑक्सिलरीज। पहले ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर दी सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि एडिशनल सर्विसेज जो ट्रेड के साथ होती हैं। Auxiliaries to trade are the support services and processes that facilitates the flow of goods and services, ensuring the efficiency कि सही तरीके से हो ट्रेड, transparency and reliability in the marketplace, nature, do not directly involve the production or exchange of goods, act as the intermediaries, तो they act as the इंटरमीडियरीज, मतलब वो उसको बैलेंस करती है। स्मूथ आउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कॉमर्स, एनेबल्स बिजनेसेस टू फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज। सिग्निफिकेंस क्या है, एसेंशियल पिलर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो कौन कौन आ जाते हैं इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, लीगल, रेगुलेटरी और मार्केट रिसर्च। इनके नाम याद रहेंगे, 7 की कंपोनेंट्स है ये। मतलब जब आप ट्रेड करते हो तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, उसी की हेल्प से आपका ट्रेड जो है वो स्मूथ हो पाता है, राइट। चलो, सिग्निफिकेंस अगर देखें कि ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड की क्या एक्चुअल में जरूरत है, तो रिस्क मैनेज करने के लिए काम आते हैं, यानी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मिटिगेट द रिस्क, बिजनेस गेट कॉन्फिडेंस टू एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। एफिशिएंसी एंड स्पीड बढ़ती है, अगर आप इन टूल्स का सही से यूज करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इंश्योर प्रॉम्प्ट डिलीवरी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जल्दी डिलीवर होगा। सिमिलरली ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन सर्विसेज ब्रिज जोग्राफिकल गैप्स, है ना, जितना आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। लीगल कंप्लायंस आप सही से फॉलो कर पाएंगे। लीगल सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा है तो आप इंटरनेशनल लॉज को, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको सही से मैनेज कर सकते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होगा आपका। मार्केट रिसर्च आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी आपको गाइडेंस अच्छी मिलेगी, उतनी आप स्ट्रेटेजीज अच्छी बना पाओगे। सस्टेनेबल ग्रोथ होगी आपकी, यानी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग ड्राइव डिमांड, फॉस्टर ब्रांड एंड बिल्डिंग एंड ग्रोथ। ठीक है जी। 4 प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटेजी, मेमोरी 8 SDDE याद रख सकते हो, यानी सिंप्लीफिकेशन, डिजिटलाइजेशन, डिस्क्रिमिनलाइजेशन और एलिमिनेशन। मीनिंग मेकिंग कंप्लायंस प्रोसीजर सिंपल एंड क्लियर। सिंप्लीफिकेशन समझते हो क्या है, कि कंप्लायंसेस को सिंपल करना। डिजिटलाइजेशन आप समझते हो, मूविंग कंप्लायंसेस टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब रिमूविंग क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर माइनर सिविल ऑफेंस। एलिमिनेशन मतलब रिमूविंग रिडंडेंट और ऑब्सोलीट लॉस, उनको हटा देना, एलिमिनेट कर देना। assessment of compliances and provides under the multiple acts rules to identify and reduce the burdensome of the compliances। तो ये बेसिकली क्या है कि compliances को सही से फॉलो करना है अगर, तो 4 प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी है, सिंप्लीफिकेशन, डिजिटलाइजेशन, डिस्क्रिमिनलाइजेशन और एलिमिनेशन। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। याद रखने के लिए याद रखेंगे SDDE, है ना। चलो, कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन, व्हाट, यानी कि मेजर्स ऑफ रेगुलेटरी बर्डन, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन पॉलिसीज एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। किसी भी चीज को रेगुलेट करने की क्या कॉस्ट है। फिर करंट फोकस क्या है, फोकल पॉइंट ऑफ रिफॉर्म्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई कॉमन कॉस्ट अक्रॉस द सेक्टर्स एंड सजेस्ट मींस टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रेगुलेशंस। बेनिफिट्स क्या है, इट इंप्रूव्स द बिजनेस प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन इकोनॉमिक गियर अप द ग्रोथ, रिजल्ट इन जॉब क्रिएशन। फ्रेमवर्क डेवलपर है DPIIT। स्कोप क्या है, रेगुलेशन कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑब्लिगेशन, सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट दैट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द बिजनेस। ये मेन स्कोप है हमारा इसमें। 5 कंपोनेंट फॉर COR, यानी कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन के लिए जो 5 मेन कंपोनेंट है वो कौन कौन से, टाइम कॉस्ट, सब्सटेंटिव कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, डिले कॉस्ट और स्टैट्यूटरी कॉस्ट। टाइम इज टाइम स्पेंड बाय द बिजनेस इन कंप्लायंस, जो आप कंप्लायंस फॉलो करने के लिए अपना टाइम डिवोट कर रहे हो। सब्सटेंटिव इज डायरेक्ट मॉनेटरी एक्सपेंस, जो सीधा सीधा पैसा लग रहा है। इंटरमीडिएट इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग कंसल्टेंट एंड प्रोफेशनल्स, अगर आपको कोई और लोग हायर करने पड़ रहे हैं उनकी कॉस्ट। एंड डिले कॉस्ट इज लॉस ड्यू टू डिले की वजह से जो भी लॉसेज हैं। स्टैट्यूटरीज फीस, चार्जेस और प्रिस्क्राइब बाय दी लॉस के हिसाब वजह से जो भी आपके पास फीस और चार्जेस लगते हैं वो सब। ठीक है बेटा, चलो
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल फॉर ऑल सेंट्रल एंड स्टेट डिपार्टमेंटल अप्रूवल। क्या चीज़ अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है ये सारे सेंट्रल और स्टेट डिपार्टमेंटल अप्रूवल के लिए। सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म बोलते हैं इसको। क्या काम है? एक्सप्लोर, अप्लाई, ट्रैक और गेट ऑल बिजनेस अप्रूवल्स। सारे बिजनेस अप्रूवल लेने के लिए जो सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है उसका नाम है NSWS। ठीक है जी। और कवरेज क्या है? 32 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है और 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है। की मॉड्यूल, नो योर अप्रूवल मॉड्यूल, लिस्ट ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द बिजनेस इन इंडिया। स्पेशल स्कीम्स, व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम इसके अंदर आती है। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स अंडर PLI स्कीम, इंडियन फुटवेयर्स एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारे इसके अंदर मेनली जो है वो कवर्ड है। ठीक है बच्चों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP, ये क्या है? विजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विजन ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉस्टर बैलेंस रीजन डेवलपमेंट एंड अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द इंडिया, कि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो, एक बैलेंस तरीके से ग्रोथ हो। आइडिया क्या है? टू सिलेक्ट ब्रांड एंड प्रमोट वन प्रोडक्ट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना। गोल इज एनेबल द होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल द रीजन्स। नोडल डेवलपमेंट प्रिंसिपल सिक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल, दैट इज MSME स्टेटस, प्रोडक्ट लिस्ट साइंड ऑफ बाय द ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है जी। चलो, डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफेंस हमने पढ़ा इज रिमूविंग द क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ माइनर सिविल ऑफेंस, मतलब कोई छोटा मोटा सिविल ऑफेंस है तो उसको रिमूव कर देना उस क्रिमिनल लाइबिलिटी को, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनलाइजेशन, है ना, डीक्रिमिनलाइजेशन। कन्वर्टिंग क्रिमिनल पेनल्टीज टू सिविल पेनल्टीज, कि छोटा मोटा अगर क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसको सिविल में कन्वर्ट करके खत्म करना। फाइन्स पेनल्टीज इंस्टेड ऑफ इंप्रिजनमेंट ना करके उसके ऊपर फाइन्स पेनल्टीज लगा देना। की डेवलपमेंट इज कंपनीज एक्ट के अंदर डीक्रिमिनलाइज्ड है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर डीक्रिमिनलाइज स्टेटस है। लेबर कोड जो है वो भी डीक्रिमिनलाइज माने जाते हैं। मतलब इनके अंदर क्या है कि आपको जेल नहीं होगी, आपको फीस फाइन्स पेनल्टीज के थ्रू उसका करा दिया जाएगा सेटलमेंट। ठीक है ना। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन एक्ट 2023 का प्रोविजन अमेंडेड 183 प्रोविजंस डिटेल में है इसमें। लेजिस्लेशन कवर्ड है 42। पर्पस क्या है? डीक्रिमिनलाइज द ऑफेंस। ये एक नया कंसेप्ट आपके पास 2023 का है, जन विश्वास, जो आप मेंशन कर सकते हो अगर आपके पास डीक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड आता है तो। लेजिस्लेटिव कवर्ड इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड 38 अदर्स। ये तो मेन है, इसके अलावा 38 और है। ठीक है जी। ऑन गोइंग रिफॉर्म्स अगर हम देखें, करंट इनिशिएटिव अमेंडमेंट टू 16 सेंट्रल एक्ट्स, व्हीकल से रिलेटेड जन विश्वास जो भी हमने पढ़ा। पर्पस क्या है? फर्दर डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए सीधा जेल नहीं होनी चाहिए, उनको फाइन्स पेनल्टीज के थ्रू सेट ऑफ कर देना चाहिए। राइट। चलो जी, तो बेटा ये हमने करा पूरा यूनिट, जितने टॉपिक हो सकते थे सारे कवर करें। लास्ट के टॉपिक्स थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए सिर्फ आपको कंटेंट दिया है, आप उसको लर्न कर सकते हैं। बाय चांस अगर आएगा तो आप उसको एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।